तो हाल ही में हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी अपने सभी ओवरसीज प्लेयरों में से कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर को प्लेइंग 11 में शामिल करने को देखेगी। वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन हमने हर ओवरसीज प्लेयर का दिया था कि आखिर उसका आईपीएल परफॉर्मेंस कैसा है, करंट फॉर्म कैसा चल रहा है, जिसके बेसिस पे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई थी कि आरसीबी कौन से 4 ओवरसीज प्लेयरों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेगी। तो आज की भी वीडियो कुछ उसी प्रकार की होने वाली है। आज की वीडियो में हम आरसीबी नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे। देखेंगे कि चेन्नई के जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं उन सभी ओवरसीज प्लेयरों में से वो कौन से पहले 4 ओवरसीज प्लेयर होंगे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में दिखेंगे। यहां पे ये बताने की कोई जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि क्यों मैं यहां पे 4 ओवरसीज प्लेयर आपको बता रहा हूं। क्योंकि भाई आईपीएल का रूल है कि हर टीम अपनी प्लेइंग 11 में मैक्स टू मैक्स 4 ही ओवरसीज प्लेयर खिला सकती है। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड की, तो हर स्क्वाड में मैक्स टू मैक्स 8 ओवरसीज प्लेयर हो सकते हैं। जहां प्लेइंग 11 में मैक्स टू मैक्स 4 ओवरसीज प्लेयर हो सकते हैं, तो पूरे स्क्वाड में हर टीम मैक्सिमम 8 ओवरसीज प्लेयर खिला सकती है। लेकिन चेन्नई ने अपने स्क्वाड में मात्र 7 ही ओवरसीज प्लेयर रखे हैं। मथीशा पथिराना, डिवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, नूर अहमद, जेमी ओवर्टन, सैम करन और नाथन इलिस। तो अगले कुछ मिनटों के अंदर हम चेन्नई सुपर किंग्स के इन सभी ओवरसीज प्लेयर का एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आखिर इन सभी ओवरसीज प्लेयरों में से कौन से वो ओवरसीज प्लेयर हैं जिनका करंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, जो आईपीएल में अच्छा करते हुए आए हैं, और वो कौन से 4 प्लेयर होंगे जो कि चेन्नई की प्लेइंग 11 में सबसे पहले प्रायोरिटी पे आएंगे। तो शुरुआत करें चेन्नई सुपर किंग्स के पहले ओवरसीज प्लेयर से, जो कि है मथीशा पथिराना। देखो, पथिराना को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 100% चेन्नई की प्लेइंग 11 में दिखेंगे, क्योंकि अब तक आईपीएल के हर सीजन में इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। आईपीएल 2023 में 8.01 की इकोनॉमी से 12 मैच में 19 विकेट लिए थे। तो वहीं आईपीएल 2024 में भले ही इंजरी के चलते 20 से चले गए थे, लेकिन 6 मैच में 13 विकेट लिए थे मात्र 7.68 की इकोनॉमी से। देख रहे हो, पथिराना की इकोनॉमी लगभग 7.5-8 की है, जबकि पथिराना अपने मोस्ट ऑफ द ओवर्स जो हैं वो डेथ में डालते हैं। तो ऐसे में आईपीएल 2025 के अंदर भी चेन्नई बहुत अच्छे से जानती है कि डेथ ओवर्स का जो पूरा जिम्मा रहेगा वो सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर रहेगा, एक ही बॉलर के ऊपर रहेगा, जो कि है मथीशा पथिराना। तो वो जो प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज प्लेयर्स की जगह है, उसमें से एक जगह तो भाई पथिराना की कंफर्म्ड है। पथिराना के बाद अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के दूसरे ओवरसीज प्लेयर की, तो वो है डिवॉन कॉनवे, जो कि इंजरी के चलते पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने भी चेन्नई के लिए जितना भी आईपीएल में खेला है कमाल का खेला है। अगर नजर डालें उनके पिछले 2 आईपीएल सीजन पे जहां वो चेन्नई का पार्ट थे, तो उसमें उन्होंने टोटल 23 मैच खेले और 48.63 की कमाल की औसत से और 141.28 की बवाल स्ट्राइक रेट के साथ 924 रन जड़े। मैं यहां पे ये भी बता दूं कि कुछ वक्त पहले डिवॉन कॉनवे एमएलसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहां उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी। 8 इनिंग में 58.60 की औसत से और 143.62 की स्ट्राइक रेट से 293 रन जड़े। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पे मोहर लगाऊं कि डिवॉन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, एक बार जरा उस प्लेयर पे भी नजर डाल लेते हैं जिसको लेके लोग कह रहे हैं कि आईपीएल 2025 में डिवॉन कॉनवे की जगह ये प्लेयर ओपनिंग कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं चेन्नई के तीसरे ओवरसीज प्लेयर की, जो कि हैं रचिन रविंद्र। देखो, अगर बात करें पिछले आईपीएल सीजन की, जहां रचिन रविंद्र चेन्नई का ही पार्ट थे, तो उन्होंने वहां 10 मैच में 222 रन जड़े थे मात्र 22 की औसत और 160 की स्ट्राइक रेट से, यानी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही डिसेंट रही थी। लेकिन अगर हम एकदम रीसेंट परफॉर्मेंस देखें दोनों ही प्लेयरों की, डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र की, तो देखो, डिवॉन कॉनवे के संदर्भ में मैंने तुमको ये तो बता दिया कि 2024 में जहां एमएलसी टूर्नामेंट खेल के आए थे डिवॉन कॉनवे, वहां उन्होंने 8 इनिंग में 58.60 की औसत से और 143.62 की स्ट्राइक रेट से 293 रन जड़े थे। लेकिन अगर बिल्कुल रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो भाई रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे दोनों का ही हाल कुछ खास नहीं चल रहा है। रचिन रविंद्र जहां हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में 3 इनिंग में 26 की औसत और 136 की स्ट्राइक रेट से मात्र 78 रन जड़ के आए थे, जहां उनके स्कोर थे 14 पे 8, 8 बॉल पे 1 रन और 39 पे 69 रन। वहीं अगर कॉनवे की बात करें तो करेंटली कॉनवे साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेल रहे हैं और वहां उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रही है। पिछली 5 इनिंग में 23 की औसत
और मात्र 111 की स्ट्राइक रेट से 116 रन जड़े हैं, जहां उनके स्कोर्स रहे हैं 40 पे 43, 6 पे 7, 31 पे 35, 19 पे 22 और 9 बॉल पे 8 रन। लेकिन फिर भी अगर मुझे डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र में से यहां पे एक प्लेयर को चुनना होगा, क्योंकि भाई देखो खेलेगा तो एक ही प्लेयर, ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब बाकी ओवरसीज प्लेयरों के बारे में बताऊंगा ना तब समझ जाओगे कि भाई दो ऐसे प्लेयर हैं जो तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे। तो ऐसे में कॉनवे और रचिन रविंद्र में से एक ही प्लेयर खेल सकता है। मैं यहां पे कॉनवे को प्रेफर करूंगा, क्योंकि कॉनवे के पास कंसिस्टेंसी है, गायकवाड़ के साथ कमाल की पार्टनरशिप करते हुए आए हैं, तो उनके बीच एक अच्छा सामंजस्य भी है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आने वाले मैचेस में रचिन रविंद्र डिवॉन कॉनवे को प्लेइंग 11 में रिप्लेस कर देंगे, लेकिन फिलहाल पहली प्रेफरेंस जो है वो डिवॉन कॉनवे ही रहेंगे। अब जहां हमने डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र की बात कर ली है, तो अब नजर डालते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के चौथे ओवरसीज प्लेयर पे, जो कि हैं जेमी ओवरटन। देखो जेमी ओवरटन शुरुआती मैचेस में तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई अगर हम उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रही टी20 सीरीज में बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस दी है। पहले टी20 मैच में 4 बॉल पे 2 रन मारे बैटिंग में, और बॉलिंग में जहां एक ओवर डाला जिसमें 10 रन दिए और 0 विकेट लिए। बात करें दूसरे टी20 मैच की जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, यहां फिर से बैटिंग में जेमी ओवरटन पूरे तरीके से फ्लॉप रहे, 7 बॉल पे मात्र 5 रन मारे, बॉलिंग में आए तो 2.2 ओवर में 20 रन देके मात्र 1 विकेट लिया। और भाई 2.2 ओवर में भी जेमी ओवरटन ने 20 रन तब दिए हैं जब इसी मैच में उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट भी लिया था और रन मात्र 1 दिया था। तो बस आप इससे समझ सकते हैं कि जेमी ओवरटन ने हाल ही में ऐसा कुछ भी खास नहीं करा है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के अंदर उनसे स्टार्ट करे। पर अब अगर नजर डालें चेन्नई सुपर किंग्स के अगले ओवरसीज प्लेयर पे, तो वो हैं नूर अहमद। देखो नूर अहमद की पोजीशन प्लेइंग 11 में 100% कंफर्म्ड है। पहला रीजन तो ये है कि भाई 10 करोड़ रुपए खर्चे हैं। अब जब इतना पैसा खर्चा है तो भाई बाहर बैठाने का तो खर्चा नहीं होगा, जाहिर सी बात है प्लेइंग 11 में खिलाएंगे। और अगर हम नूर अहमद की रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी देख लें, तो चेन्नई के बाकी सभी ओवरसीज प्लेयरों के कंपैरिजन में नूर अहमद की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है सबसे ज्यादा बेहतरीन है। मैं बता दूं कि करंटली वो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेल रहे हैं, जहां वो 7 इनिंग में 10 विकेट ले चुके हैं, मात्र 7.12 की इकोनॉमी से। उससे पहले अगस्त से अक्टूबर के बीच वो सीपीएल खेल के आए, जहां उन्होंने 12 इनिंग में 22 विकेट लिए, मात्र 6.19 की इकोनॉमी से। उससे पहले अगस्त में ही वो शपागीजा टी20 लीग में खेले, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा हर साल कराई जाती है। वहां नूर अहमद ने 6 इनिंग में 9 विकेट लिए, 6.50 की इकोनॉमी से। उससे पहले जुलाई में यूएसए की एमएलसी टूर्नामेंट में खेले, वहां भी 4 इनिंग में 9 विकेट लिए, 7.5 की इकोनॉमी से। मतलब भाई विकेट भी ले रहे हैं और इकोनॉमी भी 6-6.5 के करीब रह रही है, यानी ना ही रन दे रहे हैं और साथ में विकेट भी ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में आप नूर अहमद की जगह कंफर्म मान सकते हैं। अब बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के अगले ओवरसीज प्लेयर की, तो वो है सैम करन, जिन्होंने पिछले 2 आईपीएल सीजन के अंदर बैटिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। 27 की एवरेज से 546 रन जड़े हैं आईपीएल 2023 और आईपीएल 2024 को अगर हम मिला लें। वहीं बॉलिंग की बात करें तो पिछले ही सीजन में सैम करन 16 विकेट लेके आए हैं, यानी बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर सैम करन के करंट फॉर्म की बात करें तो फिलहाल वो खेल रहे हैं आईएल टी20 लीग में, जहां 6 इनिंग में 70 से ज्यादा एवरेज के साथ वो 212 रन जड़ चुके हैं। हाँ भाई मैं जानता हूं कि सैम करन को ज्यादा जाना जाता है बॉलिंग के लिए, लेकिन फिलहाल बैटिंग में भी फॉर्म कमाल का चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि आईएल टी20 लीग में करंटली वो 6 इनिंग में 70 से ज्यादा एवरेज के साथ 212 रन जड़ चुके हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो इसी लीग में अब तक वो 7 इनिंग में विकेट तो मात्र 3 ही लिए हैं, लेकिन इकोनॉमी बेहतरीन रही है, मात्र 7.09 की। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सैम करन ही वो चौथे ओवरसीज प्लेयर होंगे जो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और देखो यार सैम करन इसलिए भी चेन्नई की प्लेइंग 11 में देखेंगे क्योंकि पहले भी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, और तुम जानते ही हो कि चेन्नई वाले अपने पुराने घोड़ों पे कुछ ज्यादा ही दाव खेलते हैं। खैर अब अगर हम नजर डालें चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी ओवरसीज प्लेयर पे, जो कि प्लेइंग 11 में नहीं दिखेंगे शुरुआती मैचेस में, जहां तक अगर कोई इंजर्ड नहीं हुआ, तो वो प्लेयर है नाथन एलिस। करंटली नाथन एलिस बिग बैश लीग में खेल रहे हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। मैं यहां पे बता दूं कि नाथन एलिस भी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करना जानते हैं। करंटली बिग बैश लीग में जहां वो खेल रहे हैं, वहां 4 इनिंग में बैटिंग आई 27 की एवरेज से और 128 की स्ट्राइक रेट से अब तक वो 81 रन जड़ चुके हैं। वहीं बॉलिंग की बात करें तो 9 इनिंग में 10 विकेट लिए हैं, 8.13 की डिसेंट इकोनॉमी के साथ। तो अब जहां मैंने आपके सामने चेन्नई सुपर किंग्स के 7 ओवरसीज प्लेयरों का ब्यौरा रख दिया है, अब आपकी बारी है ये बताने
बताने की कि आखिर आप इन 7 ओवरसीज प्लेयरों में से पहले कौन से 4 ओवरसीज प्लेयरों को चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखेंगे। मैं तो भाई देखो बता चुका हूं कि मेरे जो यहां पे प्रायोरिटी के 4 ओवरसीज प्लेयर चेन्नई के हैं वो हैं डिवॉन कॉनवे, वो हैं मथीशा पथिराना, वो हैं सैम करन और वो हैं नूर अहमद। आप अपने प्लेयरों का नाम कमेंट में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।